नमस्कार। आज मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांतक के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज यहाँ पर हम गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, किशोर अवस्था में पोषण। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमने पहले वाले अध्यायों में किशोर अवस्था में होने वाले विभिन्न विकास वृद्धि के अंतर्गत बहुत सारा अध्ययन किया है और उनको हमने ध्यान देते हुए याद किया होगा। आइए अब आगे देखते हैं कि उनके आहार आयोजन और पोषण में क्या क्या ध्यान देना चाहिए और क्या क्या बिंदुओं का ध्यान देते हुए उनका आहार आयोजन करना चाहिए। जैसा कि हम सब ने देखा है कि किशोर अवस्था वह अवस्था है जब बहुत समस्या काल अवस्था कहा जाता है, जिस समय हमें उनका बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है। जैसे ये वह अवस्था कहलाती है जब बहुत ज़्यादा तीव्र गति से वृद्धि एवं विकास हो रहा होता है। हमारे जीवन काल में दो ही अवस्था होती है जब हमारी बहुत ज़्यादा तीव्र गति से वृद्धि व विकास हो रही होती है। उसमें से एक किशोर अवस्था है, दूसरी बाल्य अवस्था है। तो किशोर अवस्था वह अवस्था है जब हम अपने एक व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे होते हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बिठा रहे होते हैं। तो इस समय हम अपनी खुद की पसंद और नापसंद भी तय कर रहे होते हैं। हमारे माता पिता के कहने या जोर डालने से हम कुछ भी नहीं कर पाते। हम हर चीज़ के लिए तर्क संगत होके खुद का दिमाग लगा के ही कर पाते हैं। तो किशोर अवस्था वह अवस्था है जब 13 साल से 21 साल तक के आयु का कोई भी बालक या बालिका उस पड़ाव में होते हैं। उनके खान पीन की आदतें सेट हो रही होती है, उन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है वो सेट हो रहा होता है। वो अपनी टोलियों अपने सखा के अनुसार काम कर रहे होते हैं। क्योंकि हमने पहले वाले अध्यायों में भी अध्ययन किया है कि किशोर अवस्था में सबसे प्रियजन कौन होते हैं, वो होते हैं उनके सखा। तो किशोर अवस्था में उनके पोषण संबंधी आदतों को भी इफेक्ट करने वाले उनके सखा ही होते हैं। किशोर अवस्था के दौरान होने वाले कुछ परिवर्तनों के लिए आइए अपन पुनरावृत्ति कर ले। जैसे हमारा माइंड रिफ्रेश होके ब्रशअप होके तैयार हो जाए कि हमें आखिर आगे पढ़ना क्या है, उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं। हालांकि हम इसको पूर्व अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रशअप कर लेते हैं, जैसे हमें उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को जानने के लिए और आयोजन करने के लिए सहायता मिल सके। पहला पॉइंट है शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि के अंतर्गत बहुत ज़्यादा उनमें बदलाव होता है। विभिन्न प्रकार की आंतरिक और बाह्य गतिविधियों में बदलाव होता है। उनकी लंबाई चौड़ाई और उनके वजन में सब में परिवर्तन होते हुए उनको बहुत ज़्यादा उसके संग समायोजन बिठाना पड़ता है। उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है। वो कुर्सी नुमा हो जाते हैं, चलते फिरते टकराने लग जाते हैं, उनके हाथ पैर लंबे हो जाते हैं धड़ से। ये पूर्व किशोर अवस्था की अवस्था होती है। और उत्तर किशोर अवस्था में आते आते वो सब जगह सामंजस्य बिठाना शुरू कर देते हैं। अब इसमें आता है दूसरा पॉइंट, शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन में लंबाई व वजन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही होती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में बहुत जल्दी होती है। लड़कों में उत्तरकालीन में होती है, लड़कियों में पूर्वकालीन में होती है। तो इनका वजन का बढ़ना, हड्डियों का मजबूत होना, कोमल तंतुओं का हार्डन होना, कोलेजन जो होता है उनको टिश्यू रूप में लेना, ये सब हो जाता है। चर्बी का बढ़ना, आवाज़ में बदलाव, विभिन्न आंतरिक बदलाव, दाढ़ी मूछें आना, मांसपेशियों में शक्ति व दृढ़ता आना, अस्थियों का स्ट्रॉन्ग होना, लड़के और लड़कियों की आवाज़ में परिवर्तन आना, दाढ़ी मूछ आना, बगल में बाल आना, लड़कियों के अंदर वसा का जमाव, ये सब शारीरिक परिवर्तनों के अंतर्गत होता रहता है। इसके फिर बाद में आता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ये 4th स्टेज पे होते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे होते हैं, जब वो हर चीज़ को तर्क संगत करके परिकल्पनिक तरीके से सोच के एक स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और हर चीज़ को समझते चले जाते हैं। तो ये वह समय होता है जब उनका दिमागी कार्य बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। वो अपना करियर सेट कर रहे होते हैं, अपना जीवन साथी चुन रहे होते हैं, अपना समाज में अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों के अंतर्गत उनको बहुत सारे संज्ञानात्मक विकास में और सोचना समझना पड़ता है। फिर आता है आपका सामाजिक परिवर्तन। अब वो सिर्फ घर के बच्चे ना रह के समाज में अपना व्यक्तित्व और अपनी जगह बनाते हैं और आशा करते हैं कि प्रौढ़ अवस्था के लोग भी उनका अनुमोदन करें, उनको जाने। आज दिन तक वो अपने माँ बाप के नाम के द्वारा जाने जाते थे और अब
वो यह चाहते हैं कि उनके नाम से उनके माँ बाप और उनके परिवार वालों को जाना जाए। इसके लिए वो समाज में होने वाले सभी कार्य के लिए तत्पर रहते हैं और अग्रसर होकर सब काम में आगे होते हैं। वो किसी का भी सबॉर्डिनेट बनने को तैयार नहीं होते। वो हर जगह अपना लीडर खुद बनना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि दूसरे हमारा अनुमोदन करें, हम दूसरे का अनुमोदन कतई ना करें। तो ये सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है कि समाज में हम अपनी जगह बनाएं और हम अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करें। फिर आता है आपका संवेगात्मक एवं भावनात्मक विकास। ये वह अवस्था होती है जब हमारे बहुत ज़्यादा संवेग तीव्र होते हैं। किसी छोटी सी बात पे गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया, ईर्ष्या आ गई, जिज्ञासु हो गए, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, विषम लिंगियों की तरफ अट्रैक्टिव हो गए। क्या हम सुंदर लग रहे हैं? क्या मेरी कॉलर सही है कि नहीं? क्या मैं सुंदर हूँ? मेरे बाल सही है कि नहीं है? ये सब चीज़ें, ये संज्ञा आपके संवेगात्मक और भावात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। जैसे ही कोई पास से गुजरता है तो हम अपने आप को देखने लग जाते हैं कि शर्ट सही है कि नहीं, बाल सही है कि नहीं, हम सुंदर लग रहे हैं कि नहीं। ये दोनों के लिए निर्भर करता है। तो इसके अंतर्गत उनके बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक परिवर्तन चल रहे होते हैं, जिसके अंतर्गत उनको बहुत सारे पोषण संबंधी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और मैं आशा करती हूँ इन्हीं सभी परिवर्तनों का हमने पूर्व अध्याय पार्ट 1 और 2 में अच्छे से अध्ययन किया होगा और आज इस अध्याय में हम उनके पोषण संबंधी आवश्यकताओं और आयोजन पे महत्ता देते हुए उसके अंतर्गत ध्यान देंगे। फिर आता है किशोर अवस्था में शारीरिक वृद्धि व विकास की दर इतनी तीव्र होती है। वृद्धि व विकास की इस तीव्रता को बनाए रखने के लिए पौष्टिक तत्वों की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और दिमाग का वास करेगा। अगर आप तंदुरुस्त होंगे तो ही आप किसी भी काम में हंसी खुशी और खुश होकर काम कर पाएंगे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। अगर आपको बुखार होता है तो क्या आप अच्छे मन से कुछ कर पाते? नहीं, मुझे सोना है, मुझसे बात करो। तो कहने का मतलब ये है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ दिमाग का वास होता है। और स्वस्थ शरीर रखने के लिए हमें पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता परिपूर्ण होती है, जो सही मात्रा में ही लेने से हमको तंदुरुस्त रख सकती है। तो वो पौष्टिक तत्वों की जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक है, तभी तो हम उनको ले सकते हैं। जब तक हम किसी चीज़ को जानेंगे नहीं तो लेंगे कैसे? और तीव्र शारीरिक वृद्धि, शारीरिक परिवर्तन, पढ़ाई, करियर की चिंता, समाज में स्वयं को बदलती हुई स्थिति आदि सभी कारणों से तनाव रहता है और अपने भोजन पे पूर्ण ध्यान नहीं दे पाता। वैसे भी अगर हम ध्यान दें तो युवा अवस्था तक या किशोर अवस्था तक हर पड़ाव में हमारे लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए भोजन सबसे आखिरी चीज़ होता है जिस पे ध्यान दिया जाता है। प्रौढ़ अवस्था में, युवा अवस्था में आते आते तो हमें खाने का महत्ता समझ में आ जाती है कि अगर हम ढंग से खाना नहीं खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। और एक बार बीमार हुए तो ये विशिष्ट साइकिल के अंतर्गत बीमार सही और हम सही नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस समय तक हम हमारी दूसरी चीज़ों को प्राथमिकता देखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनको सीखते चले जाते हैं। तो आए इसके अंतर्गत हमें और क्या क्या सीखना चाहिए वो ध्यान दें कि हमें बाहर अधिक समय बिताने को चाहिए होता है, हमें बाहर वालों की स्वीकार्यता चाहिए होती है कि आज अगर हम कहते हैं कि नहीं हमारे घर में रोटी सब्जी खाना पसंद है और दोस्त कहता है तू क्या रोटी सब्जी दिन भर खाता रहता है, मज़ा तो पिज्ज़ा खाने में है, मज़ा कोल्ड ड्रिंक पीने में। एक दोस्त कहता है नहीं मुझे नारियल पानी पसंद है, दूसरा दोस्त कहता है तू तो आउटडेटेड हो गया है, नारियल पानी कोई आज के ज़माने में पीता है, हम पीते हैं कोक। जबकि कोल्ड ड्रिंक आपके पेट को काटती है, एसिडिटी देती है। नारियल पानी आपके खनिज लवणों से परिपूर्ण होता है, आपको पौष्टिकता देता है, स्वाद भी देता है और ठंडक भी देता है। तो अगर नारियल पानी को और कोल्ड ड्रिंक को तुलना की जाए तो नारियल पानी हर तरह से बहुत ही अच्छा है, जबकि कोल्ड ड्रिंक हर तरह से गंदा है। लेकिन हम समाज की स्वीकार्यता, दोस्तों की स्वीकार्यता के दबाव के चक्कर में नारियल पानी को नकारते हुए कोल्ड ड्रिंक की तरफ अग्रसर कर जाते हैं। आए अब अपन पढ़ते हैं पोषण संबंधी समस्याएं। ये वह समस्याएं जिनके अंतर्गत किशोर या किशोरी अपने सामाजिक दबावों को या दोस्तों को या अपने आप को एक्सेप्टेबल
बनाने के चक्कर में पौष्टिक तत्वों को या पोषण को दरकिनार करते हुए अपनी गलत आदतों को डेवलप कर लेता है, जिसके अंतर्गत बाद में चाहे उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक बार तो जाने अनजाने में इनका सामना कर ही जाता है। तो आइए इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या पॉइंट हमको ध्यान देने चाहिए और किस किन बिंदुओं का सामना करना पड़ता है। भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन, ये वह काल है जब हम अपनी आदतों में परिवर्तन करते हैं। अभी तक मम्मी ने पराठा बनाया तो बाय हुक और बाय क्रुक हमने खा लिया, लेकिन अब हम अपने दोस्तों के संग बाहर घूमने जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो क्या खा रहे हैं, बाहर रेस्टोरेंट में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सादा दाल रोटी सब्ज़ी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्या खाना पसंद करते हैं? बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक। चाहे उसके कारण हमें कितनी भी परेशानी का सामना करना पड़े, चाहे हमारे उसके कारण मोटापा हो जाए, हमको कोई पौष्टिक तत्व नहीं मिले, हमारी खाने की आदतें बिगड़ जाए, हमारा बजट बिगड़ जाए। हम रोज़ की रोज़ मम्मी पापा से मांगेंगे तो कितना पैसा दे सकते हैं, तो उनका चाहे बजट बिगड़ जाए, कुछ भी बिगड़ जाए, लेकिन भोजन संबंधी आदतें बदलती चली जाती है। ये वह समय होता है जब हम हमारे दोस्तों के संग उनके स्वीकार्यता के अनुसार अपनी भोजन संबंधी आदतों को डेवलप करके सेट करना चाहते हैं। चाहे उसके लिए हमें बाहर ठेले का गंदा खाना खाना पड़े, वहाँ हाथ धुले हैं कि नहीं धुले, सब्जी धुली है कि नहीं धुली, उसको ढंग से देखा गया है नहीं देखा गया, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें ट्रेंडी होना है, चाहे गंदा खाना ही खाएं। तो ये आदत सही नहीं है। ट्रेंडी हो लेकिन स्मार्टनेस के साथ। आए दूसरा पॉइंट देखें। इस समय हमें मोटापे से सामना करना पड़ता है। मोटापे का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम ट्रेंडी होना चाहते हैं, हम स्मार्ट नहीं होना चाहते, हम सब जगह दिखाना चाहते हैं, ओह ये तो मैं खाता हूँ, ओह ये तो मैं करता हूँ, तो ओह मैं ये करता हूँ। गलत है। इस जगह आप रोज़ अगर बाहर मैदा से बनी चीज़ें, जंक फूड बहुत ज़्यादा इजी है, जंक फूड जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, कोई भी हेल्दी फूड खाना पसंद नहीं करता। उनके लिए हेल्दी फूड तो किशोर अवस्था के लिए नो होता है और ये हाँ होता है, जबकि अगर हम देखें हमारे स्वास्थ्य के अनुसार तो ये गलत है और ये सही है। इस हेल्दी फूड को ही हमको खाना चाहिए। इसको थोड़ा सा इनोवेटिव बनाना पड़ता है, वो बना लेना चाहिए, कर लेते हैं, लेकिन हम उसको कौन मेहनत करे, कौन खाए, और ट्रेंडी होने के चक्कर में जंक फूड के अंदर एंड अप होते हैं। रोज़ मैदा खाते हैं, रोज़ बर्गर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो एम्प्टी कैलोरीज होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ऊर्जा मिलती है और कुछ नहीं मिलता, और वो ऊर्जा भी सिर्फ कैलोरी के रूप में मिलती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको मोटापे से ग्रसित कर देती है और ये आपको आगे जाके बीमारियाँ दे देती है। ये जमाव लंबाई में वृद्धि के साथ साथ संतुलित हो जाता है। कई बार किशोर अवस्था के दौरान पनपने वाले मोटापा युवा अवस्था में विभिन्न बीमारियों को आमंत्रित कर देता है। डायबिटीज़, बीपी, ये बहुत जल्दी जल्दी आने लग जाती है। तो दोस्तों मेरा आपसे यही आग्रह है कि इसको नो कहें और इसको यस कहें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप सही हैं तो धीरे और दुरुस्त आपके दोस्त भी आपका साथ निभाएंगे। आए दूसरा पॉइंट देखिए, कमजोरी व दुबलापन। ये वह अवस्था है जब लड़कियां अपने आप को छरारी देखना पसंद करती हैं, पतला देखना पसंद करती हैं, चाहे उसके लिए भूखी रहना पड़े, चाहे कुछ भी ना खाएं, चाहे पूरे दिन में एक रोटी खाएं। क्या ये सही है? नहीं, भूखा रहना गलत है। पतला होने के लिए हेल्दी तरीके से पतले होइए, लेकिन भूखे रहने से आप पौष्टिक तत्वों की कमी कर देते हैं और विभिन्न बीमारियों को बुला लेते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, किसी भी चीज़ को करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। और ये जो दुबलापन की बीमारी है, भूखे रहने की बीमारी है, इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये वो बीमारी है जब लड़कियां बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती और इसकी अति हो जाने पर उनको हॉस्पिटलाइज करके कई बार ड्रिप्स भी चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों मेरा आपसे यही गुजारिश है फिर से कि इतने दुबला होना भी ठीक नहीं है। तंदुरुस्त रहेंगे तो खूबसूरत रहेंगे, ज़्यादा दुबले होंगे तो ये चमड़ी भी चली जाएगी। तो तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, इन बीमारियों से ग्रसित ना होइए और
खाना खाते रहिए। आइए आगे देखते हैं अनीमिया एवं रक्ताल्पता। अनीमिया एवं रक्ताल्पता, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि रक्ताल्पता 3 प्रकार की होती है। एक होती है लोह तत्व की कमी से, एक होती है फॉलिक एसिड की कमी से, एक होती है विटामिन B12 की कमी से। तो रक्ताल्पता बहुत प्रकार की होती है। इस समय रक्ताल्पता स्पेशली किशोरियों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो उनका शारीरिक बदलाव, मासिक धर्म होना, हर महीने खून का बहना, फिर पतला दिखने का एक चाव, तो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलके आपको इस बीमारी से ग्रसित कर देती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे और तो कमज़ोरी होगी, हर महीने का मासिक धर्म से ग्रसित होंगे तो बहुत खून बह रहा है, और अगर हम खाएंगे नहीं तो वो खून का सर्कुलेशन बनेगा कैसे, और नया खून कहाँ से आएगा? अगर नया खून नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली हम इस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। और अगर इस बीमारी से ग्रसित हो गए तो दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, आपको कमज़ोरी महसूस होगी, आपको किसी भी काम करने में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन होगा। मत खाओ, पढ़ने को मत कहो, तो आपकी करियर भी सेट नहीं होगा, और अगर आपका करियर सेट नहीं होगा तो आप जीवन साथी भी नहीं चुन पाएंगे। इस तरह से ये एक पूरा विशियस साइकिल हो जाएगा कि अगर एक चीज़ नहीं करी तो दूसरी चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमें पौष्टिक तत्वों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और उनको लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे हम तंदुरुस्त होके पतले दिख सके और स्वस्थ रह सके। फिर आता है किशोर अवस्था की सभी समस्याओं का निदान किस प्रकार किया जा सकता है। ये निदान हो सकता है सादे खाने से, संतुलित भोजन खाने से। सादा संतुलित भोजन खाने से, जिसमें सभी भोज्य समूह का विविध रूप से समायोजन किया गया हो और सम्मिलित किया गया हो, और जितना जितना प्रिस्क्राइब्ड है, रिकमेंडेड है डाइटरी अलाउंसेस के द्वारा, वो हम खाने में लें। किसी दिन कम और किसी दिन ज़्यादा, ये हम पे निर्भर करता है। कोई नहीं कहता कि सिंपल खीरा, मूली, गाजर काट के खाओ। हो सकता है आप उसको नया नाम रशियन सैलड के नाम से भी खा सकते हो। तो आप उसको थोड़ा सा इनोवेटिव कीजिए और खाने के लिए तैयार और तत्पर रहिए। बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में कदम रखने के बाद वृद्धि और विकास की दरें के साथ साथ किशोर के लिए विविध पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये वह अवस्था है जब तीव्र वृद्धि व विकास हो रहा है, आंतरिक और बाह्य भी, चाहे वो किशोर हो व चाहे वो किशोरी हो। तो इस समय आपकी ज़रूरतें, रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, तो उनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। उम्र के इस पड़ाव पर शारीरिक वृद्धि दर सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि ये वह अवस्था है जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलपमेंट हो रहे होते। हमारे पूरे जीवन काल में सिर्फ 2 ही अवस्था ऐसी है जब बहुत जल्दी डेवलपमेंट्स हो रहे होते। वो एक हमारी है किशोर अवस्था। ये वह अवस्था है जब हम समझ बूझ भी चुके होते हैं, हम हमारे पेरेंट्स के हाथ में नहीं होते। पहले जो होती है बाल्यावस्था, स्टार्टिंग शैशवावस्था के अंतर्गत, तब हमारे माँ बाप हमको ज़बरदस्ती करके खिला सकते हैं, लेकिन ये वह अवस्था होती है जब हमें कोई ज़बरदस्ती करके नहीं खिला सकता। तत्पश्चात जैसे जैसे वृद्धि दर में गिरावट आती है, युवावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकताओं पर भी ठहराव आ जाता है। तालिका में अब जो हम पढ़ेंगे उसमें हमने संदर्भ इकाई के अंतर्गत कौन से उम्र के लिए कितनी पौष्टिक तत्व कौन सा कितना ज़रूरी है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, और आशा करती हूँ कि इसका हम गहन अध्ययन करके याद करें, नोटबुक में कॉपी करें और खुद के दिमाग को भी खोलें और खुद को भी स्वस्थ रखें, क्योंकि दोस्तों तुम भी किशोर अवस्था में ही आते हो। तो आए हम अध्ययन करें। हमें 10 से 12 साल की उम्र से बालक और बालिकाओं की ज़रूरतों में डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि बालिकाएं, ये वह अवस्था होती है बालिकाओं के लिए जब वो किशोर अवस्था के पहले पायदान पे कदम रख चुकी होती है। तो इस काल से हम पौष्टिक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न करना शुरू कर देते हैं। हम करेंगे ऊर्जा 2190, बालक का हो गया 2450, 2640, फिर लड़कियों का हो गया 1970, 2060, फिर 2060। इस समय देखो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि इस समय तक डेवलपमेंट इंक्रीमेंट लेवल पे आ चुका होता है। प्रोटीन है 54, 70, 78, 57, 65, 63। क्यों? क्योंकि इस समय सबसे हाई होता है, बाद में कम
हो जाता है। आपका वसा है 22, ऊपरी वसा हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, ऊपरी वसा ज़्यादा लेंगे तो मोटापा आएगा, ज़्यादा मजबूती नहीं आएगी। कैल्शियम 600, क्योंकि इस समय हमारी बोन्स वगैरह काफ़ी कैल्सिफिकेशन हो चुका है जो बाल्यावस्था में होता है, अब बहुत कम या रूटीनल के लिए चाहिए होता है। लोह तत्व 34, 41, 50, 19, 28, 30, ठीक है। बीटा कैरोटीन सबको 2400 है। मैंने जैसे कि पिछले अध्याय में भी आपको कहा था, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, ये सब बी कॉम्प्लेक्स आते हैं विटामिन बी, जो कि किस पे निर्भर करते हैं? ऊर्जा पे। किस पे निर्भर करते हैं? ऊर्जा पे। तो कितनी ऊर्जा बढ़ती है उतना ही इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है, ये कंप्लीटली इस पर निर्भर करते हैं। पायरोडॉक्सिन, विटामिन सी 40, फॉलिक अम्ल, विटामिन B12, और इनका वजन अंदाजन ये लिया हुआ है जो कि डाइटरी अलाउंस, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के द्वारा NIN हैदराबाद के द्वारा दिया गया है। ये एक हमारे लिए रिकमेंडेड इंसान व्यक्ति चुना गया है, बालक हो चाहे बालिका हो। जैसे 10 से 12 साल की बालिका का 41.5 किलो होना चाहिए, लड़के का 36 किलो के अंदाज़ा माना जा सकता है, और इससे ऊपर नीचे हो तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बदलती चली जाती है। जब भी कोई डाइटरी अलाउंस रिकमेंड किया जाता है तो उसका एक रिकमेंडेड वेट भी कैटेगराइज किया जाता है। जैसे एक प्रौढ़ औरत का वज़न 50 किलो और आदमी का वज़न 60 किलो माना जाता है, इसी तरह विभिन्न कैटेगराइज उम्रों में हमारे किशोर और किशोरियों के लिए अलग वजन का कैटेगराइजेशन किया जाता है, जिसके अंतर्गत उनकी कैलकुलेशन की जाती है। ऊर्जा, इस अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, जो शारीरिक भार, लंबाई, चौड़ाई सबको मैनेज करती है। ये देखिए, क्रियाशीलता उपापचय की दर पर निर्भर करती है कि BMI हमारे अंदर कितनी, कई बच्चों की या कई किशोर या किशोरी की जीवन पर्यंत अगर BMI बहुत तेज होती है तो उनको कितना भी खाना खिला दो तो भी पतले लगेंगे, और कुछ लोगों की BMI नीचे होती है तो उनको थोड़ा सा भी खिला लोगे तो मोटे लगते हैं। अगर हम देसी भाषा में कहें तो एक नॉर्मल सी कहावत हिंदी में चलती है कि भैया इसको तो पानी भी घी का काम करता है, और दूसरे के लिए कहते हैं इसको तो घी भी पानी का काम करता है। इसका मतलब इसको कितना भी खिला लो मोटा होगा ही नहीं, और दूसरे के लिए कहा जाता है कि इसको पानी भी पिलाओ तो फूल के कुप्पा हो जाता है। वो क्या होता है? उपापचय कैटेगरी होती है, जिसके अंतर्गत हमें कैलोरी काउंट देखना होता है। किशोरियों को किशोर की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि किशोरियों का शारीरिक भाग, लंबाई व उपपचय की दर शारीरिक श्रम की अपेक्षाकृत कम होता है। फिर आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ध्यान देना, वृद्धि का ध्यान देना, नई मांसपेशियों को बनाना, नई तंतुओं का निर्माण करना। तो अगर हम मांसपेशियों की बात करें तो किशोरियों की अपेक्षाएं किशोर की मांसपेशियां ज़्यादा होती है, उनका मसल पावर ज़्यादा होता है, तो उसके अंतर्गत प्रोटीन की आवश्यकता लड़कों को या किशोरों को ज़्यादा होती है किशोरियों के तुलनात्मक, ठीक है, क्योंकि उनकी मांसपेशियां, ये एक हम नॉर्मल कैटेगराइज्ड किशोर या किशोरी की बात कर रहे हैं, हम किसी प्लेयर की बात नहीं कर रहे। इसी के अंतर्गत अगर कोई किशोर या किशोरी प्लेयर है, खेल कूद में अपना ध्यान आकर्षित करता है, तो उसकी ज़रूरतें बिल्कुल ही अलग हो जाएगी, वो सामान्य किशोर या किशोरी नहीं माना जाएगा। अतएव 10 से 12 वर्ष के दौरान शारीरिक वृद्धि का विकास की दर बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। प्रोटीन की मांग बढ़ने के साथ साथ उनके गुणवत्ता का भी ध्यान देना चाहिए। हमें प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। कंप्लीट प्रोटीन हमें सामान्यतः एनिमल सोर्स, यानी कि जो भी पशु के द्वारा मिलता है, चाहे वो घी हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो मांस हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो पनीर, छाछ, कुछ भी हो, वो सब
कंप्लीट प्रोटीन होता है। जो आप चीज़ खाते हैं वो भी कंप्लीट प्रोटीन होता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली दूध से ही बनता है। अगर कोई इंसान एनिमल सोर्स नहीं ले पा रहा तो वो वेजिटेबल सोर्स या दालें लेता है। तो दालों को ये चाहिए कि हम दाल और अनाज को मिला के एक परिपूर्ण कॉम्प्लीमेंट्री फूड तैयार कर लें। क्योंकि दाल और अनाज दोनों ही किसी न किसी एसेंशियल अमाइनो एसिड में कमी रखते हैं। तो अगर हम अनाज है वो ए अमाइनो एसिड में कम है और दाल बी अमाइनो एसिड में कम है, तो दोनों को मिलाएंगे तो इसके अंदर बी आ जाएगा और इसके अंदर ए आके ये कंप्लीट प्रोटीन हो जाएगा। तो हमें इस तरह से जो वानस्पतिक सोर्स है उनको कॉम्प्लीमेंट्री करके परिपूर्ण करना चाहिए, जैसे हमारी गुणवत्ता बढ़ के हमें पूरा प्रोटीन मिलके हम एक हष्ट पुष्ट हो सके। लेकिन प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा का भी परिपूर्ण सेवन करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो प्रोटीन अपना मेन कार्य छोड़ के पहले आपको ऊर्जा देना प्रदान शुरू कर देगा। तो जो उसका कार्य है उसके अंतर्गत वो पीछे हो जाएगा और आपका काम करेगा तो वो ना तो आपका कर पाएगा ना वो खुद का कर पाएगा। तो दोस्तों, जिसका काम जिसको साजे, ऊर्जा भी ले और प्रोटीन भी गुणवत्ता वाला ले। फिर आता है वसा। वसा किशोर में भी बहुत अधिक पसंद होता है। जैसे बाहर जाएंगे, पकौड़ी खा लेंगे, कचौरी खा लेंगे, लेकिन घर में रोटी पे घी लगाना, मम्मा आई एम हेल्थ कॉन्शियस, मुझे रोटी पे घी मत लगाओ। तो भैया वो कचौरी पकौड़ी में क्या पानी में तलती है? नहीं। तो हमें वो वसा खानी है जो घर में सम्मिलित होती है, जैसे दूध की क्रीम, घी, ये ना कि तला भुना ये रोज खाना है। ठीक है। तो वसा एक नियमित 22 ग्राम प्रत्यक्ष देखने वाली खानी चाहिए। ठीक है। विटामिन के अंतर्गत हमें विभिन्न विटामिनों को ध्यान देना चाहिए। विटामिन जो होते हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं, एक वसा घुलनशील और एक होते हैं पानी घुलनशील। वसा घुलनशील के अंदर आते हैं ए, डी, के, इसमें आते हैं बी, सी। ठीक है। तो ये ए, डी, के जो होते हैं वो हमको वसा के अंतर्गत मिलते हैं। बी और सी तो नॉर्मली हमें खाने से मिलते ही रहते हैं। सी का सबसे अच्छा स्रोत है आपका टमाटर, नींबू, आंवला। जो भी खट्टे पदार्थ आप खा रहे हैं वो अच्छे सोर्स हैं विटामिन सी के। उसी के अंतर्गत अगर हम विटामिन बी का देखें तो जो भी अनाज, पूरा अनाज खाते हैं, खड़ा अनाज छिलके सहित, जैसे बाजरा, जैसे आपका गेहूँ, जैसे आपका मक्का, जिसके अंदर छिलका होता है वो विटामिन बी से परिपूर्ण होता है। छिलके के अंदर विटामिन बी पाया जाता है, तो वो भी हमें आसानी से मिल जाता है। ए, डी, के जो होते हैं वो वसा घुलनशील होते हैं, तो हमको उनको परिपूर्ण तरीके से लेना होता है। उसके लिए वसा की भी आवश्यकता होती है। तो सामान्यतः जल घुलनशील तो हमें कभी कमी देता नहीं है सामान्यतः, लेकिन कईयों को कोई ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम है तो वो उन बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं और इनको ले लेते हैं। जैसे अगर हम खनिज लवण में देखें तो कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता अत्यधिक होती है। तो ये एक दूसरे को परिपूर्ण करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। विटामिन बी के अंतर्गत थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन की आवश्यकता ऊर्जा की आवश्यकता पर के साथ निर्भर करती है, क्योंकि ये कार्बोज, वसा व प्रोटीन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के उपापचय में भी कार्य करते हैं, जो विटामिन बी के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, विटामिन बी आपको विभिन्न रोज के खाद्य पदार्थों से मिल सकता है, तो उनको लीजिए और उपापचय को सही रखिए। फिर आता है खनिज लवण। खनिज लवण में हम कैल्शियम और फास्फोरस के लिए बोल चुके हैं, जो कि हमारे हड्डी, दांत और अस्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे अंदर के स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लौह लवण किशोरियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि मासिक धर्म के अंतर्गत वो हर महीने बहुत सारे रक्त का अपना स्रवण कर देती है और नए रक्त का निर्माण करने के लिए लौह तत्व, जो कि हीमोग्लोबिन नाम से जाना जाता है, बहुत अत्यधिक आवश्यक होता है। बिना हीमोग्लोबिन के रेड ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं हो सकता और ये हमारे अस्थि निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इनके अवशोषण के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा चाहिए। क्योंकि अगर विटामिन डी नहीं मिलेगा तो इनका अवशोषण नहीं होगा। इनका खाना और नहीं खाना
अनुपात बराबर हो जाती है। तो इसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और रक्त की मात्रा बढ़ती चली जाती है तो हीमोग्लोबिन स्तर 2 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर किशोरों में तथा 1 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर किशोरियों में बढ़ता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लौह तत्व की आवश्यकता अत्यधिक होती है। क्यों? क्योंकि हीम प्लस ग्लोबिन से ही हमारे ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन सोर्स से होता है और हीम लौह तत्व का ही दूसरा नाम होता है। तो जब तक ये दोनों चीज़ हमें नहीं मिलेगी हमारे रेड ब्लड सेल्स या रक्त का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान दें कि हीमोग्लोबिन लेवल भी सही रखें। फिर आता है जल। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जल हमें कोई पोषण नहीं देता, कोई ताकत नहीं देता, तब भी ये हमारी जीवन रेखा कहलाता है। अगर जल नहीं तो जीवन नहीं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली का ही नहीं, हमारा भी जीवन पानी ही होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम जल का सेवन नहीं करेंगे तो हम किस चीज़ से ग्रसित हो जाएंगे? ज़रा ज़ोर से बोलें, ध्यान दें। बिल्कुल सही, डिहाइड्रेशन से ग्रसित हो जाएंगे। हम में जल की कमी हो जाएगी। अगर जल की कमी हो गई तो हम कितने भी पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण हो, कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हम मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जल जीवन होता है। जल के अंदर ही सब चीज़ें घुल मिल के हमारे सारी कोशिकाओं को मिलती है। हमारा जो शरीर है वो 60 से 65% जल है। अगर ये 60 से 65% जल है तो हमारा जीवन भी क्या है? मेन जल है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि करीबन दिन भर में 7 से 8 ग्लास पानी का सेवन करें या तरल पदार्थ का सेवन करें। उसमें आपका नारियल पानी भी आ गया, दूध भी आ गई, छाछ भी आ गई, चाय भी आ गई, कोल्ड ड्रिंक भी आ गई। किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ का जो आप सेवन करते हैं वो आपके जल के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका सेवन ज़रूर कीजिए क्योंकि जल ही जीवन है, नहीं तो कुछ नहीं है। फिर आता है आहार व्यवस्था। अभी तक हमने देख लिया कि कौन कौन सी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है। ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल किस किस प्रकार है, कितनी कितनी चाहिए। तो आए अब देखें कि किस प्रकार से इसकी आहार व्यवस्था करते हुए हम एक पौष्टिक आहार आयोजन का कर सकते हैं और एक स्वस्थ किशोर या किशोरी का निर्माण कर सकते हैं। उक्त की पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक किशोर या किशोरी को सभी योग्य भोज्य समूह एवं विविध भोज्य पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना अत्यधिक आवश्यक होता है। तो आए देखें इसके अंतर्गत क्या है। 13 से 18 साल का हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसके अंतर्गत हम सभी भोज्य समूह का एक एग्जाम्पल देंगे ग्राम्स में कि कितना किसको क्या लेना है। इस जगह फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जो हमने पाठ 10 और 11 में संदर्भ इकाई का अध्ययन किया था और संदर्भ इकाई का कैलकुलेशन किया था, उसके अंतर्गत ही कैलकुलेट की गई है और संदर्भ इकाई लिखनी होती है। मैं फिर आपके लिए एक रिवाइज के लिए लिखूँगी और आशा करती हूँ कि आपको याद रहे और साथ के साथ आप भी मेरे साथ बोल रहे हो। अनाज कितनी? 30, दाल 30, दूध 100, 100 लास्ट में 5 और 5। तो अब देखा जा सकता है इसको इससे डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। जैसे 30 की 10 और ये कितनी होगी? बोलो बोलो जल्दी बोलो, थोड़ा सा तो बोलो यारो। यस, ये होगी 12, ये 2, ये कितनी होगी? 5। इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे और आगे देखेंगे कितना कितना हमें किस किस को लेना होता है। फिर आइए देखें इस अवस्था के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान दें कि कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं आहार आयोजन करते हुए, जैसे हमारा आहार आयोजन बिल्कुल सफल, सुदृढ़ और सुनिश्चित होए और हमारे किशोर और किशोरी उसको आराम से ग्रहण कर सके खुशी खुशी। तो आए इनके अंतर्गत देखें आहार आयोजन के दौरान होने वाले शारीरिक, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक विभिन्न वृद्धि और विकासों का ध्यान दें और उनके अंतर्गत ही आहार आयोजन
करें। आहार व्यवस्था के दौरान स्कूल, कॉलेज व अन्य क्रियाकलापों के अनुरूप हो कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो टिफ़िन बनाए, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हैंडी फूड हो, उठा के खा सके, पूरा वो टेबल पे इलैबोरेट करके नहीं खा सकता। तो इसका ध्यान रखें। कॉलेज जा रहा है तो उस हिसाब से खाना बनाए, प्रदर्शित हो, दिखने लायक अच्छा हो। फिर आहार में ऐसे व्यंजन सम्मिलित हो सके जो शीघ्र बनाए जा सके, खाए जा सके, स्वादिष्ट हो, सुंदर हो, टेस्टी हो। फिर किशोरों के पसंद के अनुसार तुरंत भोज्य पदार्थ भी घर में अवेलेबल होने चाहिए। जैसे अगर कभी हमें रोटी सब्जी खाना नहीं पसंद हो तो जो रेडी फूड है वो भी हम खा सके। फिर आता है किशोरों के संवेग अति तीव्र परिवर्तनशील होते हैं जिसका प्रभाव उनकी भोजन संबंधी स्वीकार्यता पर भी पड़ता है। अतः आहार में उनकी मानसिकता स्थिति को के अनुसार भी बनाना चाहिए कि अगर वो खुश हैं तो वो क्या पसंद करेंगे और कभी वो नाराज़ हैं तो उनकी पसंद का खाना उनके सामने प्रेजेंटेबल किया जा सके, जैसे वो खाने के लिए ना कह सकें। फिर आए देखिए, घर में सदैव किशोरों की पसंद के पौष्टिक व कुरकुरे स्नैक्स की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे वो मुख्य भोजन के साथ साथ कुछ और भी खा सके। जैसे अगर हम मठरी बना रहे हैं उनके लिए स्नैक्स के रूप में, तो मैदा की मठरी ना बना के उसको मल्टीग्रेन की मठरी बना दें। उसमें आप रागी का आटा, उसमें आप ज्वार का आटा, इन सबको मिला के मल्टीग्रेन बना दें। जैसे वो स्वादिष्ट तो होगी, साथ में पौष्टिक भी हो जाएगी। या कटलेट बना दें, तलने की बजाय बेक कर दें, तो फिर स्वादिष्ट होगी, साथ में पौष्टिक भी हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आए देखिए, और क्या है, पर्याप्त दूध और हरे पत्तेदार सब्जियां किशोर किशोरियों की कैल्शियम एवं लोह तत्व की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। तो इसका सम्मेलन पूरा हो और समायोजन ढंग से हो, जैसे उनको स्वीकार्यता हो। दिन भर में मौसमी फल खाएं, जो भी मौसम का फल है वो उनको किसी ना किसी रूप में दें, जैसे जूस बना दें, पाई बना दें, कुछ भी बना दें। फिर भोजन की रुचि की बनाए रखने के लिए आहार में रंग, बनावट सभी रखें। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था, भोजन को पहली स्वीकार्यता हमारे को देखने से मिलती है, फिर सुगंध से मिलती है, फिर जाके कहीं स्वाद देखते हैं। तो सबसे पहले देखने में वो सुंदर होना और प्रेजेंटेबल होना चाहिए, और स्पेशली किशोरों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। किशोरों में मित्रों के साथ साथ पार्टी वगैरह का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अतः ऐसी छोटी मोटी पार्टियों का कोशिश करके हम घर में भी आयोजन कर सकते हैं, जैसे कि उन लोगों को हर छोटी पार्टी के लिए बाहर जाना ना पड़े और वो कचरा ना खाएं। कचरा इसलिए कह रही हूँ, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं, जंक फूड खाएंगे, अपनी हेल्थ को नुकसान करेंगे। तो अगर हेल्थ को जो नुकसान कर रहा है तो वो कचरा ही होता है। तो इसका हमको ध्यान देना चाहिए कि किशोर और किशोरी को जो चीज़ पसंद हो उसके अंतर्गत हम थोड़ा सा अपना बदलाव रख के उनके अनुसार भी चल सकें। किशोर और किशोरियों की जीवन शैली को देखते हुए उन्हें संतुलित आहार का ज्ञान होना तथा उनमें भोजन संबंधी अच्छी आदतों का निर्माण आवश्यक है। इससे उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं अनवरत पूरी होती रहेगी, चाहे वो घर हो या बाहर। मैं आशा करती हूँ कि आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले चुके होंगे और इसको ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप भी किशोर हैं। तो इस जगह अगर आपको पूरी नॉलेज मिल रही है तो आशा करती हूँ कि आप अपने माता पिता को इतना परेशान नहीं करेंगे और खुद उन पौष्टिक आदतों को डालेंगे, और जो पौष्टिक आदतों को डालने के अंतर्गत परेशानियाँ हो रही है उनका खुद ही सुलटारा करके और अच्छी आदतों का निर्माण करेंगे। तब तक याद करते रहिए, अध्ययन करते रहिए, और इसके दूसरे भाग में मैं आपके सामने इसके प्रश्नोत्तर लेके प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।